तो कभी ऐसी बात नहीं कि बेटा हमारा परिवार तो संपन्न है, हमारी खेती बाड़ी है, जमींदार है, सब लोग, कहाँ लेखक बनने चलो, कितने पैसे कमाओगे नहीं कमाओगे, ये सब बात हुई कभी? तो जब आप इसकी स्टोरी राइटिंग कर रहे थे तब आपको लग रहा था कि ये फिल्म इतना मैसिव हिट होगा? तो अभी तो राष्ट्रवाद की बात हो रही है, जब से दिल्ली में मोदी जी की सरकार आई है, कश्मीर फाइल जैसी फिल्म आती हिट होती है, और अभी आजकल हम एक नया शब्द सुन रहे हैं, प्रोपेगेंडा फिल्म। जी कश्मीर फाइल्स को भी कुछ लोगों ने प्रोपेगेंडा फिल्म का, केरल स्टोरी को भी कह रहे हैं। आपका क्या इसमें सोचना है? तभी आपको कैसा लगता है कि जब एक तरफ मध्य प्रदेश यूपी की सरकार टैक्स फ्री करती है तो ममता बनर्जी कहती है हम तो हमारे यहाँ फिल्म रिलीज ही नहीं होने देंगे क्योंकि ये माहौल खराब कर रही है। कुछ लोगों को कहना है कि आपने वायलेंस बहुत दिखाया है इसमें। अभी एक बात ये भी हो रही है कि ये सवाल मैंने विवेक रंजन अग्निहोत्री से भी लिया था कश्मीर फाइल्स के बाद, कि इस तरीके की फिल्मों को ऑलरेडी नेशनल सपोर्ट होता है और पार्टियां पहले से ही, जो राष्ट्रवादी पार्टियां हैं, वो पहले से इंटरनल कुछ साठगांठ होती है और फिर वो डायरेक्टर्स आते हैं, और अभी अभी ऐसा सिनेमा आ रहा है। तो इस पे आप के विचार? बट बात तो अब यही हो रही है कि जितना ये फिल्म सुप्रीम कोर्ट गई है, जितना विवादों में आई है, उससे तो फिल्म को ही फायदा हो रहा है। फिल्म को फायदा होना, सवाल ये है कि 1000 करोड़ लोगों को जगाने के चक्कर में अब आपकी नींदें उड़ी पड़ी हैं क्योंकि धमकी आ रही है, डेली कमेंट्स नहीं पढ़ पाए हैं। जी, वो उस पे भी बात करिए। देखिए अभी ऐसा हो सकता है कि आप कोई फिल्म या कोई प्लॉट ऐसा भी लिखें, कोई स्टोरी जिसमें मुस्लिमों पर अत्याचार हुआ और आप उसको बाहर लाएं। बिल्कुल, हम क्यों नहीं। सब सुख है तुम्हारी सरना, तुम रक्षक कहाँ को डरना। तो जब हम उनको सौंप चुके हैं, करता वही है और करवाने वाला भी वही है। हमको बोलते ना, यस्य कारण रूपस्य कार्य कारण भाती कार्य कारण रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो जितना वो लेखक कोई करोड़ पैसे छापने वाला व्यक्ति नहीं है, और इसकी उम्मीद भी मत रखना कि एक लेखक बन के जो इंसान है वो बहुत पैसा कमा लेगा। MP लाइव न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं अजय सिंह। आजकल एक फिल्म की बहुत जोरों से चर्चा है जिसका नाम है द केरला स्टोरी। इस फिल्म को लेकर राजनीति भी गर्मा गई है, पूरे देश में इस फिल्म की बात हो रही है और आज तकरीबन ये फिल्म 100 करोड़ के आंकड़े को छू चुकी है। तो आइए हम जानते हैं कि इस फिल्म के पीछे क्या है सच्ची कहानी। तो मेरे साथ इस फिल्म के राइटर, लेखक सूर्यपाल सिंह जी। सूर्यपाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यूज चैनल पर। पहला सवाल तो मेरा आपसे ये है कि आप धार से ही हैं जी, और बहुत दिनों बाद मैं देख रहा हूँ कि मध्य प्रदेश का कोई लेखक है जिसका इतना नाम हो रहा है। तो ये आपकी जर्नी कैसे शुरू हुई? जी, यात्रा बहुत लंबी है। मतलब स्कूल के बाद ही, जब मैं कॉलेज में एंटर हुआ था, तभी से था कि मुझे रचनात्मक जो मेरा लेखन है उसी में आगे बढ़ना है। लेकिन फिल्म राइटिंग तक पहुंचूंगा ये थोड़ा बाद में मुझे पता चला था। मैं एड एजेंसी में राइटिंग किया करता था, जिंगल्स लिखा करता। कहाँ पर? इंदौर में था मैं। अच्छा। इंदौर में मैंने शुरुआत करती, पढ़ते पढ़ते, मतलब कॉलेज करते करते भी मैं काम शुरू कर दिया था मैंने बाहर। आकाशवाणी में मैं ड्रामा प्रोड्यूसर था, नाटक किया करता था वहाँ पर हवा महल वगैरह के लिए। और उसके अलावा थिएटर ज्वाइन कर लिए थे, तो वहाँ पर भी मैं नाटक वाटक किया करता था। तो शुरुआत कदम रख दिया गया था। लेकिन जब मैं फिल्म इंस्टीट्यूट FTI गया पढ़ने के लिए, तो वहाँ पर फिर जो है वो मेरा एक टर्निंग पॉइंट था। और वहाँ से मुझे ऐसा लगा कि अब मुझे, अगर मैंने कोर्स हाथ में लिया है तो अब मुझे एक फिल्म राइटर, आगे मेरा कैरियर इसी में मुझे बनाना है। और फिर मेरी वहाँ से जो है मेरी एज ए फिल्म राइटर जर्नी शुरू हुई। फैमिली बैकग्राउंड क्या है? मेरे गवर्नमेंट सर्वेंट रहे मेरे माता पिता, दोनों अच्छे पद पे नौकरी करते थे, अब रिटायर हो गए दोनों के दोनों। मेरा परिवार परंपरागत किसान परिवार है, संपन्न किसान परिवार रहा है मेरा परिवार। और क्या बोलना चाहिए, ननिहाल परिवार से मैं और थोड़ा स्ट्रॉन्ग था। मेरे नाना जी जमींदार थे, तो मुझे फाइनेंशियल प्रॉब्लम कभी नहीं आई घर की तरफ से। फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग रहा मैं, लेकिन मॉरल सपोर्ट भी परिवार का काफ़ी मिला मुझे। और परिवार, लेकिन हाँ, इस वाली फील्ड के लिए मेरे परिवार थोड़ा सा उनको वो था कि राइटिंग क्या होती है, पता नहीं है ये कौन सा करियर ऑप्शन इसने चुन लिया है, इसमें कुछ होगा कि नहीं होगा। क्योंकि एक माता पिता जो गवर्नमेंट सर्वेंट हो, उनके लिए बड़ी दुविधा होती है कि बेटा कुछ अलग कर रहा हो। तो उनको समझाने में, उनको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस में लाने में मुझे वक्त लगा। और थोड़े दिनों बाद जब मेरा काम उनको दिखने लगा आकाशवाणी वगैरह में, तो फिर उन्होंने मुझे फुल सपोर्ट। तो कभी ऐसी बात नहीं कि बेटा हमारा परिवार तो संपन्न है, हमारी खेती बाड़ी है, जमींदार है, सब लोग, कहाँ लेखक बनने चलो, कितने पैसे कमाओगे नहीं कमाओगे, ये सब बात हुई कभी? जी, बिल्कुल, वो ये तो रहता है। लेकिन उनको ये पता था कि मैं पैशनेट हूँ, मेरा हार्डवर्क उनको दिख रहा था। मैं उनको दिखता था कि ये जो कर रहा है उसकी खुशी के लिए कर रहा है, और मेरी खुशी उनको दिखती थी। तो वो उससे बड़े वो लगे कि चल ठीक है, जो तुम कर रहा है कर, तू खुश है ना। तो जब आप लेखक बनने की कवायद में थे, तब
कौन से लेखक थे जिनको आप ज्यादा पढ़ते सुनते थे, किन से ज्यादा इंस्पायर थे उस वक्त? स्कूल टाइम से ही मैं काफी साहित्य पढ़ने लगा था, तो स्कूल टाइम में मुझे जितने छायावादी कवि और लेखक हुआ करते, छायावादी कवि हुआ करते थे, वो मेरे फेवरेट कवि थे। लेखकों में भी मैंने काफी लेखकों को पढ़ा है। मैंने राहुल संस्कृतायन को पढ़ा है, मैंने जो है नरेंद्र कोहली जी को पढ़ा है, विवेकानंद साहित्य काफी पढ़ा है मैंने। उसके अलावा जो है शिवाजी सावंत मैंने काफी पढ़े हैं। तो ऐसे कई सारे लेखक, मतलब कहने को बड़ा, मुंशी प्रेमचंद तो सभी पढ़ते हैं, तो वो हो गया। तो जो साहित्य मैंने जब एमए हिंदी लिटरेचर कर रहा था, उस दौरान जो लिटरेचर में मैंने पढ़ा वो तो पढ़ा, इसके इतर भी जितना मुझे साहित्य मिलता था मैंने लगभग सभी पढ़ा। ठीक है, अब हम बात करते हैं द केरला स्टोरी की। इस फिल्म से आप कैसे जुड़े? जी, ये जुड़ा मैं मेरे डायरेक्टर के थ्रू। एक्चुअली हुआ क्या था कि ये टर्टल और वहाँ जिंदगी करने के बाद मुझे मेरे डायरेक्टर से, मैंने मुझे कहीं से मेरे बारे में पता किया था, उनको ऐसा एक राइटर चाहिए था जो कि रूटेड हो, मतलब जिसको जो गांव और गांव की संस्कृति से जुड़ा हुआ हो, ऊपर से उसको साहित्य का अच्छे से नॉलेज हो, और उसके बाद तीसरी चीज थी कि वो इंस्टीट्यूट से हो, मतलब फिल्म इंस्टीट्यूट से उसको फिल्म का अच्छा नॉलेज हो। तो उनको तीनों कॉम्बिनेशन मुझ में मिल गए थे। फिर उनके साथ मैं एक फिल्म कर रहा था जो कि अभी आने वाली, इसके बाद में, अभी मैं उसको डिस्क्लोज नहीं करता। विपुल शाह के साथ? जी, विपुल शाह के साथ नहीं, डायरेक्टर के साथ। अच्छा, डायरेक्टर जी के साथ। हाँ। तो जब हम वो फिल्म कर ही रहे थे, उसी दौरान अफगानिस्तान में जो है तालिबान ने रूल करना शुरू कर दिया था, और अमेरिका वहां से चली गई थी सेना, वहां की शांति सेना। तो उस समय एक टाइम्स ऑफ इंडिया में एक आर्टिकल आया था एक माँ का, जिसकी बेटी वहां की जेल में बंद है और उसकी पोती के साथ। तो उसने कहा मेरी बेटी को वहां से लाओ, वो ISIS बन के चली गई थी, केरल की माँ की कहानी है। तो उसने कहा था कि मेरी बेटी को वापस लेके आओ, वो वहां पर है, नहीं तो तालिबानी लोग उसे मार डालेंगे। जब ये वाली न्यूज मेरे डायरेक्टर ने पढ़ी, तो उन्हें जो है वो जो उन्होंने 6-7 साल रिसर्च किया था, जो डॉक्यूमेंट्री बनाई थी वहां डीप में जाके पूरे केरल को लेके, वो उनको वापस ट्रिगर करी कि अरे जैसे हालात उस समय थे वही हालात अभी भी हैं और अभी वही चल रहा है। उन्होंने फिर से रिसर्च वर्क खोली, फिर से उन्होंने वापस सारे डीप में दस्तावेजों में गए, फिर से इंटरव्यूज लिए, फिर से उन लोगों से मिले, और फिर उन्होंने मुझसे कहा कि क्या तुम इस पे काम करना चाहते हो। मैंने वो जब सारे हृदय विदारक जो वीडियोस देखे, जो उन लोगों के इंटरव्यूज देखे, जो मैंने सारे पुख्ता प्रमाण देखे, तो फिर मुझे लगा कि नहीं, मैं ये फिल्म करूंगा। और 3 साल पहले फिर मैंने उनको इस फिल्म के लिए हाँ कह दी, और तब से मैं इसमें इन हो गया इस फिल्म में। तो जब आप इसकी स्टोरी राइटिंग कर रहे थे, तब आपको लग रहा था कि ये फिल्म इतना मैसिव हिट होगा? हमें लग रहा था ये रिलीज ही नहीं होगा शायद, क्योंकि चीज ही इतनी जो है सच और इतनी चुभने वाली थी कि कई विरोधी हमारे सामने खड़े हुए, पता था। लेकिन फिर भी हमने हिम्मत करके बनाया कि चलो, जैसे अगर मैं मेरे डायरेक्टर की रिसर्च में मैं कन्विंस हुआ एज ए राइटर, तो हो सकता है कि कोई प्रोड्यूसर भी कन्विंस हो सकता है, और भी कोई जिसको ये पीड़ा महसूस होगी, हाँ, तो वो एक्टर भी आएगा, वो एक्ट्रेस भी आएगी, सब। विरोधी कौन थे? विरोधी हमें पता था कि इसको जो है कुछ राजनीतिक दल ही विरोध करेंगे, क्योंकि जो राजनीति में जो व्यक्ति हैं, और वो आतंकवाद को एक धर्म से जोड़कर देखते हैं, अगर कोई राजनीतिज्ञ, तो वो उसमें अपना हित देखता है, वो उसका विरोध करेगा ही करेगा। लेकिन अगर कोई समझदार राजनीतिज्ञ है, या जो आम जनता है, जो टेररिज्म में धर्म नहीं देखती है, जो मानती है कि टेररिज्म में उसका धर्म से कोई लेना देना नहीं, वो लोग हमारे सपोर्ट में खड़े हैं। तो अभी तो राष्ट्रवाद की बात हो रही है, जब से दिल्ली में मोदी जी की सरकार आई है, कश्मीर फाइल जैसी फिल्म आती हिट होती है, और अभी आजकल हम एक नया शब्द सुन रहे हैं, प्रोपेगेंडा फिल्म। जी। कश्मीर फाइल्स को भी कुछ लोगों ने प्रोपेगेंडा फिल्म का, केरल स्टोरी को भी कह रहे हैं। जी। आपका क्या इसमें सोचना है? देखिए, प्रोपेगेंडा क्या होता है, मतलब सच दिखाना अगर प्रोपेगेंडा होता, तो हम कब तक छुपाए रखते, हम इस फिल्म को कब लॉन्च करते कि एक दिन यहाँ पर भाजपा की सरकार नहीं होगी तब हम इसको लेके आते। अगर हम तब भी लाते, तब भी लोग यही कहते कि ये प्रोपेगेंडा है। तो जो अगर लव जिहाद एक मुद्दा है, और वो मुद्दा अगर किसी भले ही किसी, मैं नहीं कहता कि उसको सिर्फ बीजेपी को, भाजपा को जो था उसमें अपना उसमें उनका समर्थन है, मैं कहता हूँ उस पर सबका समर्थन होना चाहिए था कि ये चीज नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर कोई उसको एक बड़ी पार्टी सपोर्ट करती है, तो ऑब्वियसली कि जो दूसरी छोटी पार्टी होगी उसके विरोध में ही खड़ी होगी। तो ये आम जनमानस में फिल्म का विरोध नहीं है, ना ही आम जनमानस जो है वो उसको सही मानती, सही ठहराती है। जो इसको सही गलत कर रहे हैं वो पॉलिटिकल लोग हैं, और वही लोग जो है इसमें। तभी आपको कैसा लगता है कि जब एक तरफ मध्य प्रदेश, यूपी की सरकार टैक्स फ्री करती है, तो ममता बनर्जी कहती है हम तो हमारे यहाँ फिल्म रिलीज ही नहीं होने देंगे क्योंकि ये माहौल खराब कर रही है? देखिए, फिल्टर लगते हैं ना। आप बोलिए कि आप देखिए कि
जो सेंसर बोर्ड एक संस्था है जो कि फिल्म को पास करती है, अगर उसको अथॉरिटी दी है, वहां पर कुछ गणमान्य लोग बैठे हैं जो कि सिर्फ इसी के लिए वहां पर पोस्टेड है, तो और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट भी कहती है कि फिल्म रिलीज करिए, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। तो जब दो बड़ी संस्था, एक सुप्रीम कोर्ट और ऊपर से सेंसर बोर्ड अगर दोनों ने उसको अप्रूवल किया है, तो फिर तो उस फिल्म में ऐसा कुछ भी आपत्तिजनक नहीं है जो जिससे कुछ बवाल मचने वाला। कुछ लोगों का कहना है कि आपने वायलेंस बहुत दिखाया है इसमें। वायलेंस, इससे गंदा वायलेंस से शुरुआत हो रही है, वायलेंस मोटार से दागते हुए दिखाते हैं, बड़े बड़े बम से उड़ाते हुए दिखा देते हैं फिल्मों में, तो वो जो है वहां वायलेंस दिखता नहीं है उनको। कई सारी फिल्में हैं बहुत जिनमें बहुत खुलकर वायलेंस होता है, वो उनमें वायलेंस नहीं दिखता, यहाँ पर वायलेंस दिख रहा है। एक्चुअली विरोध वही कर रहे हैं जिन्होंने फिल्म नहीं देखी है। मैं तो कहता हूँ एक बार फिल्म देखना चाहिए, जो फिल्म देखेगा ना उसको सब क्लियर होगा कि फिल्म में क्या है। एक्चुअली लोग क्या कर रहे हैं, कहीं सुनी बातों को ही सुन के जो है उसको कहे जा रहे हैं कि फिल्म ऐसी है वैसी है। देखोगे तब पता चलेगा ना कैसी है। तो मैं यही कहता हूँ सबसे कि एक बार जाके फिल्म देखो, सारे जो मुगालदे हैं वो साफ हो जाएंगे। ना ये प्रोपेगेंडा फिल्म लगेगी, ना ये किसी एक धर्म विशेष को टारगेट करती हुई फिल्म लगेगी, ना ही इसमें कोई किसी ईशनंदा वाली कोई चीज दिखेगी। यहाँ पर आपको सिर्फ एक सामाजिक संदेश दिखेगा जो हर व्यक्ति थिएटर से निकलने वाला बोल रहा है। थिएटर से निकलने वाला कोई भी हिंदू मुस्लिम वाली बात नहीं कर रहा है। थिएटर से निकल के आने वाला कोई भी ये नहीं कह रहा है कि इसमें हमारे एक धर्म विशेष की बात कुछ हो रही है। थिएटर से निकल के आने वाला हर व्यक्ति सिर्फ यही कह रहा है कि हमको जागने की जरूरत है, हमारे सामाजिक अंदरूनी समाज में अंदरूनी रिफॉर्म की जरूरत है और हमारे बच्चों को शिक्षा देने की जरूरत है। हर व्यक्ति ये निकल के बोल रहा है। अभी एक बात ये भी हो रही है कि ये सवाल मैंने विवेक रंजन अग्निहोत्री से भी लिया था कश्मीर फाइल्स के बाद, कि इस तरीके की फिल्मों को ऑलरेडी नेशनल सपोर्ट होता है और पार्टियां पहले से ही जो राष्ट्रवादी पार्टियां हैं वो पहले से इंटरनल कुछ साठगांठ होती है और फिर वो डायरेक्टर्स आते हैं और अभी अभी ऐसा सिनेमा आ रहा है जी। तो इस पे आप के विचार? देखिए, अगर ये फंडेड मूवी होती तो हमारा बजट 300 करोड़ का होता, मात्र 30 करोड़ का बजट की फिल्म नहीं बनती ना। और हमारे पास स्टार कास्ट भी बड़ा बड़ा होता, हम बड़े बड़े सुपर स्टार्स को फिल्म में लेते हैं। हमारे पास सिर्फ अदा शर्मा एक हीरोइन है, उसके अलावा जो भी आप ये कहोगे कि बड़ी पॉपुलर नहीं है जी, है ना, लेकिन फिर भी अदा शर्मा, उसके अलावा जितनी स्टार कास्ट है सब छोटी स्टार कास्ट, जिसको किसी ने कहीं बहुत कम जगह देखा होगा। तो अगर हमारे पास कोई फंडेड फिल्म ही होती तो हम बिल्कुल बड़ा कैनवास रखते, बड़े स्टार कास्ट लेते, हाईवी बजट की फिल्म बनाते। 30 करोड़ के सामान्य से बजट में ये फिल्म बनी है, इतनी सामान्य फिल्म बनती क्या। और सच बात मैं बताऊं आपको कि ये फिल्म बनने के बाद, मतलब जब अनाउंस हुई थी तब से कोई को प्रोड्यूसर के साथ जुड़ा नहीं। एक में मेरे जो प्रोड्यूसर साहब है विपुल अमृतलाल शाह, उन्होंने खुद अपनी जेब से सारा पैसा लगाया। अगर कोई सपोर्ट में आता या कोई बड़ा संस्थान सपोर्ट में होता तो उनको कई को प्रोड्यूसर मिल जाते। इस फिल्म में किसी ने हाथ नहीं डाला। यहाँ तक कि रिलीज के बाद भी, जब रिलीज की बात आई तब भी कोई डिस्ट्रीब्यूटर तैयार नहीं था इस फिल्म को लेने के लिए, कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर तैयार नहीं था। जब ट्रेलर आ गया, ट्रेलर आके जब ट्रेलर की धूम मची पूरे हिंदुस्तान में, तब जाके डिस्ट्रीब्यूटर दौड़ते है कि नहीं ये फिल्म हमको लगानी। तो कहने का मतलब है कि ये तो वो अपने 30 करोड़ रुपए सट्टा दाव पे लगा के बैठे थे। वो ये पैसा उनका बर्बाद भी जाता अगर फिल्म रिलीज ही नहीं होती। एक सबसे बड़ी बात देखिए, 4.5 तारीख को शाम को 6 बजे हमारा शो का प्रीमियर था मुंबई में जी। हम सारे स्टार, जितनी पूरा टेक्निकल क्रू, हम सब वहां पर प्रीमियर के लिए इंतजार कर रहे थे और 4:30 बजे कोर्ट का वर्डिक्ट आता है। मतलब वो 3 बार केस चल रहा है। सारे इन्होंने जो है सारे हाई कोर्ट में केस लगा रखे थे। सुप्रीम कोर्ट ने सबको क्लब करके एक जगह सुप्रीम कोर्ट में केस चालू रखा और सुप्रीम कोर्ट ने बोला एक साथ सुनवाई होगी। वहां पर 20 जजों का पैनल उनका, 20 वकीलों का पैनल उनका था, 3-4 वकीलों का पैनल हम लोगों का था। और वहां पर गहरी जो है गर्मा गर्मी के साथ तकरारें हुई और जो है शाम को 4:30 बजे कोर्ट ने कहा कि ये फिल्म रिलीज होनी चाहिए। हमारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर स्टूडियो में अपने ऑफिस में ही थे, वहां वेब कॉन्फ्रेंस से जो जुड़े थे, वेब कॉन्फ्रेंस से, तो दौड़ते हुए आए और फिर उन्होंने बोला कि चलो ग्रीन सिग्नल दिया कि चलो प्रीमियर शुरू करते हैं। मतलब सोचिए, हम तैयार होकर खड़े हैं कि अब प्रीमियर होने वाला है 6 बजे और वहां पर 4:30-5 बजे तक कोर्ट का आदेश का इंतजार करें। अगर वो बोलते नहीं तो हमारा प्रीमियर भी नहीं होता और अगले दिन पिक्चर भी कहीं नहीं लगती। तो काफी संघर्ष किया ना। अगर इतना ही गवर्नमेंट का और इनका अगर हमारा प्रोपोगंडा फिल्म होती और उनका सपोर्ट होता तो सब चीज स्मूथ हो जानी चाहिए थी। इतना संघर्ष हमको करना ही नहीं पड़ता। बट बात तो अब यही हो रही है कि जितना ये फिल्म सुप्रीम कोर्ट गई है, जितना विवादों में आई है, उससे तो फिल्म को ही फायदा हो रहा है। फिल्म को फायदा हो ना। तो ये जो आरोप लगा रहे हैं ना कि राजनीति के, ये मतलब ये किसी पार्टी फंड से पोषित फिल्म है या प्रायोजित फिल्म है, तो प्रायोजित फिल्म है तो उसका हमको फिर स्मूथली जाना चाहिए था। करोड़ों का बजट,
आसानी से सब जगह बड़ी स्टार कास्ट आसानी से उसको जो है सारे थिएटर मिल जाना चाहिए थे, सारे स्क्रीन मिल जाना चाहिए थे, सब कुछ स्मूथली हो जाना चाहिए था, लेकिन वैसा नहीं हुआ। तो जो हमने संघर्ष किया, और हमने कोई प्रमोशन भी नहीं किया, जो किया वो पब्लिक ने किया। ट्रेलर देखने के बाद पब्लिक ने, और जो सोशल मीडिया पे जितने भी इन्फ्लुएंसर लगे थे उन लोगों ने लगातार अपने रिव्यू दिए, बोला ये फिल्म देखो देखो देखो, तो पब्लिक देख रही है। नहीं, इस बात से तो मैं टोटल एग्री करता हूँ कि ये फिल्म जो है ट्रेलर के बाद चर्चा में आई थी ऑडियंस, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि जैसी ये फिल्म लोकप्रिय हुई है तो अलग अलग राजनीतिक पार्टियां इस पे अपनी रोटी सेकने आ गई है। फिल्म बहुत ईमानदारी से बनाई गई है, अब लोग उसमें अपना लाभ जोड़ रहे हैं, वो एक अलग एंगल है, फिल्म उसके साथ क्लब नहीं है। ये तो मेरे को ही समझ में आती है उतनी बात। मेरा आपसे ये भी कहना था, एक सवाल था हमारा, ऑडियंस चॉइस सवाल था कि कोई अभी इस फिल्म में भी 3 महिलाओं की कहानी है, और बट इसमें एक एंगल आ गया है हिंदू मुस्लिम वाला, तो आप कोई ऐसी और कोई फिल्म बनाएंगे नारी सशक्तिकरण पे जिसपे ऐसा कोई एंगल ही ना हो? देखिए, नारी सशक्तिकरण पे तो फिल्म बनना भी चाहिए और भी बनना चाहिए। अभी कई ऐसे मुद्दे हैं जो दबे होंगे। हर समाज में जो है नारी का एक उचित स्थान, अच्छा सम्मान होना चाहिए। तो मैं तो कहता हूं कि हमने रिवोल्यूशन खड़ा किया है, हमने एक सामाजिक मुद्दे की फिल्म लाके आए हैं अपने बूते पे, और हमने उसको सफल करके दिखाया है। तो अगर हम न लाएं तो हमारे जैसे न जाने कितने डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर जो है वो अब उठ खड़े होंगे इस तरह के मुद्दों पे फिल्म बनाने के लिए, और बड़े जो हिम्मत के साथ होंगे, क्योंकि उनको हमने हिम्मत दे दी है। अभी तक वो हिम्मत नहीं कर पा रहे थे कि अरे डालेंगे हाथ और पता नहीं क्या होगा, कोई स्टार मिला नहीं तो क्या होगा, और कोई बड़ा प्रोड्यूसर मिला नहीं तो क्या होगा। लेकिन हमने उनके सारे जो है जो बोला फार्मूले जो होते हैं फिल्म इंडस्ट्री के, सारे फार्मूले को फेल किया कि आप कुछ भी करो, अगर आप सच्चाई दिखा रहे हो तो पब्लिक टूट पड़ेगी देखने के लिए। तो आप जो बोल रहे हो महिला संबंधित मुद्दे, तो मैं कह रहा हूँ आगे रिवोल्यूशन आएगा। मैं नहीं बनाऊंगा तो कोई और बनाएगा, लेकिन फिल्में आपको अब अच्छी और सामाजिक मुद्दों पर बनी फिल्में कहीं देखने को मिलेगी। एक पायरेटेड सिनेमा को लेके एक सवाल और था कि अक्सर व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज चल रहा है कि हम आपको लिंक भेज देते हैं, इस पे फिल्म देख लीजिए, हम आपको टिकट भेज देते हैं। लोग अभी भी मोबाइल पे और उसकी पायरेटेड कॉपीज देख रहे हैं, तो इस पे आप कुछ कहना चाहेंगे ऑडियंस से? देखिए, मैं चाहूंगा कि आप सब थिएटर में जाके फिल्म देखिए, क्योंकि बड़ी मेहनत लगती है एक फिल्म को बनाने में और काफी खर्चा भी लगता है। और जो आनंद आपको वहां पर आएगा, जो साउंड का, जो एक बड़े कैनवास पे उसको सिनेमाटोग्राफी, जो हमने इतना बड़ा लेह लद्दाख जो अफगानिस्तान वगैरह जो दिखाया है बड़ा कैनवास, वो आपको छोटे स्क्रीन में मजा नहीं आएगा। तो एक बार आप जाके देखिए, बड़े पर्दे पे उस सिनेमा का आनंद लीजिए। उसके साथ जो विजुअल इफेक्ट, जो साउंड इफेक्ट जो हम उसमें डालते हैं सब, तो जो फिल्म में आप अनुभूति करोगे ना, जो आप कनेक्ट करोगे आपके साथ, आपके जैसे न जाने सैकड़ों लोग जो बैठे होंगे, वो उस फिल्म के साथ जो कनेक्ट करेंगे, वो भाव आपको भी अंदर महसूस होगा और आप उसके साथ ज्यादा अटैच होंगे, बजाय इसके कि आप उसको मोबाइल में देखते हैं। तो पायरेसी तो वैसे भी क्राइम है, उसे नहीं करना चाहिए, क्राइम को बढ़ावा भी नहीं देना चाहिए। हमने कोशिश भी करी है कई सारी जगह जहां वेबसाइट्स पे डली हुई थी उसको हटाने की, लेकिन फिर भी पायरेसी का तंत्र इतना बड़ा है और इतना फैल चुका है, इस पर हम पूरी इंडस्ट्री लगी हुई है इसको रोकने के लिए, लेकिन फिर भी नहीं रोक पाती है। तो गवर्नमेंट ने कानून भी बनाया है, लेकिन एक थोड़ा अच्छा साइबर कानून बने और थोड़ा उस पर थोड़ी निगरानी अच्छे से हो, तो शायद भविष्य में इस तरह की चीजें ना होगी। लेकिन हाँ, अभी हमें पता है कि हमारी फिल्म पायरेसी में भी जा रही है। हम बोलते हैं चलो ठीक है, पायरेटेड ही सही, पर इंसान अगर देख के उसका हृदय परिवर्तन होता है तो हमारी फिल्म सफल हुई। हमारा उद्देश्य, लोग ऐसे जो कमेंट डाल रहे हैं कि ये फिल्म 1000 करोड़ कमाने के लिए नहीं, 1000 करोड़ लोगों को जगाने के लिए आई है, तो वही वाली बात मैं दोहरा रहा हूं, पता नहीं किसने ये बात कही है, लेकिन ये मैं हर जगह सोशल मीडिया पे देख रहा था। तो यही बात है कि हाँ, ये 1000 करोड़ लोगों को जगाने के लिए आई है। अगर कोई पायरेटेड देख के भी जगता है, अगर उसके अंदर भी उसकी आत्मा जो है वो जागरूक होती है और वो अपनी संस्कृति के प्रति सम्मान अभिव्यक्त करता है, तो बिल्कुल हमें खुशी होगी। अब सवाल ये है कि 1000 करोड़ लोगों को जगाने के चक्कर में अब आपकी नींदें उड़ी पड़ी हैं, क्योंकि धमकी आ रही है, डेली कमेंट्स नहीं पढ़ पा रहे हैं। जी, वो उस पे भी बात करिए। देखिए जो विरोध कर रहे हैं वो मैं बोलूंगा 0.1% भी नहीं होंगे, जिनको आपत्ति है, जो धमकियां दे रहे हैं, या जिनकी राजनीतिक रोटियां, जिनकी धार्मिक रोटियां, या जिनकी नफरत की रोटियां जो है वो इन मुद्दों से चलती थी, जो आतंकवाद पोषित, जो आतंकवाद को पोष रहे थे, जो आतंकवाद के नाम पर या उन लोगों को सपोर्ट करके जिनकी राजनीतिक चल रही थी या जिनका प्रोपेगेंडा चल रहे थे, हमने उसको उजागर कर दिया ना, तो उनको वो तो छटपटाएंगे ही सही। तो धमकियां भी उन्हीं की तरफ से मिल रही है। लेकिन जो मेरे देश का सेक्युलर मुसलमान है, जो मेरे देश का देशभक्त मुसलमान है, जो मेरे देश का ताने बाने में रहने वाला जो मुसलमान है, जो हमारे आस पड़ोस में रहता है, वो लोग तो बड़े खुश है। उन्होंने कोई आपत्ति नहीं जताई इससे, क्योंकि वो कहते हैं कि भाई जो दिखाया सच दिखाया, और उससे हमारा क्या लेना देना। वो आतंकवादी लोग हैं, वो लोग जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, तो उनसे मैं अपना साम्यता क्यों ढूंढूं।
वो गलत है तो वो गलत। कभी ऐसा हो सकता है कि आप कोई फिल्म या कोई प्लॉट ऐसा भी लिखें, कोई स्टोरी जिसमें मुस्लिमों पर अत्याचार हुआ और आप उसको बाहर लाएं? बिल्कुल बिल्कुल, हम क्यों नहीं दिखाएंगे अगर ऐसा होगा। और हमने ये और बायस्ड होकर हमने नहीं लिखा है। आप देखिए हमारी फिल्म अगर किसी ने देखी होगी तो हमारी फिल्म में जो कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज की जो डीन है वो हमने मुसलमान बताई है, वो भी हिजाब पहनी हुई। उसके बाद वो वहां पर जो जिस तरह की पेंटिंग वगैरह की जाती है थोड़ी भड़काऊ टाइप की कश्मीर फ्री वाली, वो उसके ऊपर भी कहती है कि इसे हटाओ, ये कॉलेज में नहीं चलेगा। मतलब वो कहीं ना कहीं उसके अंदर राष्ट्रहित की राष्ट्र भावना रखती है। यहाँ तक कि जब हमारी एक एक्ट्रेस है, उसमें सीन है कि जिसमें वो मर जाती है, तो उसकी शव यात्रा में, या बोलना चाहिए उसको जब दफनाने के लिए ले जाते हैं, तो उसमें भी उसके पड़ोस के जो मुसलमान होते हैं वो साथ में होते हैं। यहाँ तक कि जब पुलिस कंप्लेंट करने के लिए एक लड़की जाती है डीएसपी के पुलिस ऑफिसर के पास, तो भी उसके मोहल्ले के मुसलमान उसके साथ होते हैं। तो ये फिल्म अगर एंटी ही मुसलमान होती तो हम कहीं भी मुसलमान को अच्छा नहीं दिखाते ना। हमारी फिल्म में इसमें जहां जहां जो मुसलमान अच्छा था हमने उसको अच्छा दिखाया। और यूं फिल्म भी हमने इसमें जो है सारे उनको नहीं दिखाया ना, हमने तो सिर्फ एक इंस्टीट्यूट, एक संस्थान को बताया जिस संस्थान के अंदर इस तरह का घटना हो रही थी और वो इस तरह का काम चला रहे थे। ये जो कन्वर्जन वाला पूरा केरल ही इसमें इन्वॉल्व है, इस तरह की हमने कभी बात नहीं कही। तो कुल मिलाकर ये फिल्म ईमानदारी से बनाई गई है ऑडियंस, और आपका फिल्म बनाने का मकसद किसी धर्म को आहत करना नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल आप एक सेंसिटिव स्टोरी है उसको बाहर लाना चाहते थे। जी बिल्कुल। और ये ऐसा भी नहीं कि मैंने उठा लिखी और बन गई, इस पर न जाने कितने फिल्टर लगे। मैंने लिखा, मेरे डायरेक्टर ने उसको रिचेक किया, मेरे प्रोड्यूसर ने उसको रिचेक किया, फिर जो संबंधित विषय के जो जानकार लोग होते थे, इवन जो इस्लाम संबंधित उन्होंने बात रखी, उसके लिए किसी मुसलमान से ही हमने उसको टेली चेक करवाया, भाई हमने जो बोला है फैक्ट है कि गलत है कि सही है। और जब हमने सारे जो सुपरवाइजर्स होते हैं, स्क्रिप्ट सुपरवाइजर, उन्होंने जब हमको अप्रूवल दिया कि नहीं आपने जो कहा है सही कहा है, फिर हमने जाके उस फिल्म को आगे बढ़ाया। उसके बाद भी, रिलीज होने के बाद भी हमने कई सामाजिक संगठन को दिखाया, कई सारे मुस्लिम जो बुद्धिजीवी लोग हैं उनको भी दिखाया, और उससे फिर हमने फीडबैक लिया कि भाई हम कोई ईश निंदा तो नहीं कर रहे हैं, हम कुछ गलत तो नहीं दिखा रहे हैं, क्या इसमें जो दिखाया जा रहा है वो मतलब वो स्वीकार्य है समाज को। तो उन्होंने बोला बिल्कुल स्वीकार करेंगे आप, दिखाए। तो इतने के बाद फिल्म आई है, तो फिर जो विरोध कर रहे हैं, जो धमकियां दे रहे हैं, फिर वो तो अब उनका हम कुछ नहीं कह सकते। अब अंतिम 2 प्रश्न, फिल्म रिलीज होने के पहले और बाद में आपके जीवन में क्या चेंज आया है? जी बहुत परिवर्तन आया है। फिल्म रिलीज के पहले भी हमारा काफी संघर्ष रहा है, और हर किसी का संघर्ष होता है जीवन में, पर हम लगे, मैं तन्मयता से लगा हुआ था कि भाई अपना काम करते रहो, नियति उसका काम करेगी, ईश्वर उसका काम करेगा, जब उसको जैसे नवाजना होगा वैसे नवाज देता है। तो मैं अपनी जगह निष्ठा से अपना काम किया, ये फिल्म भी मैंने निष्ठा से करी। इसका कोई मेरे पूर्वाग्रह नहीं था कि ये मेरा भविष्य में कुछ मुझे कुछ बहुत बड़ा देके जाएगी या कुछ। हम तो ये भी उम्मीद नहीं थी कि रिलीज होगी, कुछ समय पहले तक तो हमको ये भी नहीं पता था कि रिलीज हो पाएगी भी नहीं हो पाएगी, तो इससे कोई उम्मीद नहीं थी। लेकिन ईश्वर को ये था कि जिस दर्द को हमने उन बालिकाओं में देखा, उन माता पिताओं में देखा, उस दर्द को हमने महसूस किया, उस दर्द को जो हमने महसूस किया तो उसको हमने फिल्म में उतारा, और उस फिल्म में जो दर्द था वो जनता तक पहुंचा। तो ये जो हमने ये हारमोनी जो गई यहाँ से वहां तक, ये हमने निष्ठा के साथ वहां तक पहुंचाई, तो ये उसी का प्रसाद है कि ईश्वर ने आज हमको जो है उसके फिल्म के पहले वाला जो दौर था और आज के दौर में जमीन आसमान का अंतर उन्होंने बना दिया। अंतिम प्रश्न आपसे, जब भी आपको धमकी मिलती है तो आपके पारिवारिक मनोदशा क्या होती है? जी पारिवारिक मनोदशा, परिवार को तो पता है, मतलब डर तो रहता है बिल्कुल, क्योंकि हम समाज में ही रहते हैं, हम समाज से एक कट के भी नहीं रह सकते, समाज के बीच में ही रहना है। डर तो लगता है, पर फिर भी हमको लगता है कि किससे डर रहे हैं हम, कहाँ तक डरेंगे? एक छोटी सी तो दुनिया है, वहीं तो सबको रहना है। तो मैं उसको माइंड पे नहीं लेता। मुझे लगता है कि फैमिली माइंड पे लेती है, फैमिली तो लेती है, फैमिली बहुत मुझे माइंड पे लेती है। तो मैं उनको कह के रखता हूँ कि देखो, सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक कहाँ को डरना। तो जब हम उनको सौंप चुके हैं, करता वही है और करवाने वाला भी वही है। हमको बोलते ना, यस्य कारण रूपस्य कार्य कारण भातियत कार्य कारण रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो जितना वो करवाने वाला भी वही है, करने वाला भी वही है, और आगे चीज को बढ़ाने वाला भी वही है। तो हम तो सिर्फ निमित्त मात्र है। तो अगर उन्होंने हमें निमित्त मात्र बनाया तो हमारी रक्षा करने का भी दायित्व उन्हीं को बनता है। तो मैं व्यर्थ की चिंता नहीं करता। तो सब कुछ हनुमान जी पे छोड़ा हुआ है, सूरपाल जी ने। जाते जाते आप ऑडियंस को ये बता दीजिए कि जो लोग राइटिंग कर रहे हैं और फिल्मों में अपना करियर बनाना चाहते हैं, क्योंकि युवा पीढ़ी बहुत भ्रमित होती है जब भी माया नगरी की बात आती है, उनको गाइड कर दीजिए, फिर मैं ये इंटरव्यू समाप्त करता हूँ। जी मैं उन्हें यही कहना चाहूंगा कि देखिए, प्रक्रिया वही है कि समुंदर भर आप कुछ पढ़ेंगे तो उसमें से बाल्टी भर निकलेगा, बाल्टी भर में से आप कुछ करेंगे तो उसमें चम्मच भर निकलेगा। तो अपने ज्ञान को अथाह रखिए,
बिल्कुल हम उस श्रेणी में आते हैं, जैसे मैं कहूंगा राइटर ब्राह्मण श्रेणी में आता है। ब्राह्मण मतलब जातिगत ब्राह्मण नहीं कह रहा हूं मैं, उस तरह का ब्राह्मण कह रहा हूं जिसका काम सिर्फ ज्ञान अर्जन करना और ज्ञान बांटना होता है। लेखक कोई करोड़ पैसे छापने वाला व्यक्ति नहीं है, और इसकी उम्मीद भी मत रखना कि एक लेखक बन के जो इंसान है वो बहुत पैसा कमा लेगा। लेखक एक सामान्य शिक्षक की तरह, या कहना चाहिए एक सामान्य व्यक्ति की तरह ही जीने वाला इंसान होता है, और वो लेखन से पैसे नहीं कमाता है, वो लेखन से जो है जनता में सैलाब ला देता है। तो मैं यही कहूंगा कि अपना ज्ञान जो है, ज्ञान को जितना ज्यादा हो सके पढ़ो, जितना ज्यादा हो सके रिसर्च करो, जितना ज्यादा हो सके अपनी वोकेबलरी बढ़ाओ, और अच्छे अवसर की प्रतीक्षा करो। जब आपके पास प्रचुर ज्ञान होगा, जब आपके पास प्रचुर अनुभव होगा, तो एक दिन ऐसा अवसर जरूर आएगा जब आपके ज्ञान, आपकी कला की, आपके ज्ञान की जो है कीमत आकी जाएगी, आपके उसके सम्मान किया जाएगा, और उस दिन जो है आप वो नहीं रहेंगे जो आप पहले कभी थे। तो अपने समय पर विश्वास रखिए, अपनी मेहनत पर विश्वास रखिए, और एक सिंपल सा फार्मूला है जीवन का, हर जगह वो हर किसी में लगता है कि जो बोओगे, जो तुमने बोया था वो तुम आज काट रहे हो, और जो तुम आज बोओगे तुम कल काटोगे। तो सिंपल है, अच्छा बो, इंतजार करो, पानी देते रहो पेड़ को, जिस दिन वो फल देने लगेगा उस दिन सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। तो सूरपाल जी, आपसे बात करके बहुत ही आनंद आया। आपने बहुत बेबाकी से हमारे सवालों का जवाब दिया, किसी भी सवाल से आप बच के नहीं निकले। बिल्कुल बिल्कुल। और ये थे सूरपाल सिंह जी, जिन्होंने सारी चीजें हनुमान जी पर छोड़ी है। उनकी एक चौपाई भी इन्होंने सुनाई, और एक इन्होंने संस्कृत का श्लोक सुनाया बहुत तेजी से। तो मुझे एक ऐसा लगा कि आपके साथ एक आध्यात्मिक सेशन भी होना चाहिए, क्योंकि ये इंटरव्यू हम ब्रह्मा कुमारी के अंदर ही कर रहे हैं। जी। तो अगली बार हम शिव पे और अध्यात्म पे बात करेंगे आपके साथ। और जिन लोगों ने केरल स्टोरी नहीं देखी वो देख लीजिए, इनका भी ऐसे ही कहना है कि देख के अपनी मानसिकता बनाइए, किसी प्रोपेगेंडा में आप मत आइए। फिल्म तो प्रोपेगेंडा के लिए नहीं बनी है, ना इसको किस तरीके की पॉलिटिकल फंडिंग है। आप किसी की बातों में ना आए, आप प्रोपेगेंडा ना फैलाए, ईमानदारी से फिल्म देखिए, फिर आप नतीजे पर पहुंचिए। और सूरपाल जी, बहुत जल्द हम आपको फिर इनवाइट करेंगे। जी। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं एमपी लाइव न्यूज, और बहुत जल्द हम मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ।